जी नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हायर एजुकेशन कमीशन आर्डीनेंस 2002 में तरमीम की गई और उसके तहत जो HEC के चेयरमैन का टेन्योर है, जो कि 4 साल का स्टैट्यूटरी टेन्योर होता है, उसको कम करके 2 साल कर दिया गया। और उस 2 साल कम करने के नतीजे में डॉक्टर तारिक मनोरी जो कि मौजूदा चेयरमैन थे, उनको काम करने से रोक दिया गया कि उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई। और उस पर काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे बातचीत की जा रही है। फॉर एंड अगेंस्ट बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर तारिक मनोरी के इक़दामात के हक़ में बात कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें इस सारे जो है इशू इसको डॉक्टर तारिक मनोरी की ज़ात से थोड़ा सा ऊपर जाके देखना चाहिए, शख्सियात से हट के ज़रा देखना चाहिए। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता यूँ है कि ये नहीं कि डॉक्टर तारिक मनोरी जो है उनको अब्रप्टली उनके जो है मुद्दत में जो उसको ख़त्म किया गया, बल्कि उससे पहले जो चेयरमैन थे डॉक्टर मुख्तार साहब, उनको भी एक अनसरमोनियस किस्म का फेयरवेल जो है वो दिया गया। अल्दो कि उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, लेकिन उनका जो जाना था वो बड़ा अनसरमोनियस तरीके से था। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो अगेन वहाँ पे अनसरमोनियस डिपार्चर थे जो उनके प्रेडिसेसर्स थे। और अगर हम देखें तो ना सिर्फ ये कि चेयरमैन HEC बल्कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं, उनको भी डॉक्टर मुख्तार से पहले वाले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सुहेल नकवी साहब, उनको को बहुत सरमोनियल किस्म का फेयरवेल नहीं दिया गया था। और ये गमाजी करता है कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट की। यानी अगर आप इसको सिर्फ किसी एक शख्स या उसकी पॉलिसीज़ के साथ सिर्फ लिंक कर सकें तो हो सकता है कि हम कहें कि अच्छा जी ABC जो थे वो उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो अच्छी नहीं थी और इसकी वजह से उनको यूँ जाना पड़ा। लेकिन अगर तकरीबन तमाम ही जो सरबराहान और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको इस तरीके से जब घर भेजा जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ सिस्टमिक इशू है। और मुझे ये लगता है कि शायद वहाँ पे जो स्टेटस को है, जो भी उस स्टेटस को अपने अपने तरीके से, वो तरीका अच्छा हो या वो तरीका बुरा हो, जब कोई उसको छेड़ने की कोशिश करता है, चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो मुतासर होते हैं और उसके बाद फिर पूरी लॉबीज़ जो हैं वो हरकत में आ जाती हैं, जो कि इस मुंतज जिस पे होती हैं कि चेयरमैन को या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको इस तरह अनसरमोनियली जाना पड़ता है। अब अगर मैं देखता हूँ डॉक्टर तारिक मनोरी के पिछले 2-2.25 साल में, 2.5 सालों में जो कुछ उन्होंने किया, तो को 5-6 चीज़ें ऐसी हैं उन्होंने, हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें की हों जिस पे लोगों को इख्तिलाफ़ हो, पॉलिसी इशूज़ पे इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक जो चंद चीज़ें उन्होंने अच्छी की वो ये थी कि उन्होंने इस हायर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतरी इसमें लाने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्कूल बन गए थे और स्कूल जो कि यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी, और यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर कोई हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो एक तो उन्होंने उसको थोड़ा सा क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश की थी। और बहुत से जो डिग्रीज शुरू हुई थी यूनिवर्सिटीज़ में, अगर उनके पास कॉम्पिटेंट फैकल्टी नहीं थी तो उन डिग्रीज़ को उन्होंने बंद करवाया था। ज़ाहिरी बात है कि हमें सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए, हमें नॉलेज होल्डर चाहिए जिनके पास नॉलेज भी हो। नॉलेज तभी आएगा जब फैकल्टी होगी आपके पास। अगर फैकल्टी नहीं है तो आप जितने मर्ज़ी दुनिया जहान के प्रोग्राम शुरू कर लें, शायद उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं निकलेगा। तो उन्होंने इस स्टेटस को चैलेंज किया था। दूसरा जो उन्होंने किया था वो ये था कि जो R&D ग्रांट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको उन्होंने लिंक कर दिया था इम्पैक्ट से, और उसको लिंक कर दिया था पीयर रिव्यू से। और पीयर रिव्यू के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे नाम थे। डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा एक बड़ा नाम है अगर हम हेल्थ की बात करते हैं। इसी तरीके से और बड़े नाम थे जो कि उन्होंने पीयर रिव्यूज़ कमेटीज़ के लिए बनाए थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट जो थी वो सारी की सारी उस पीयर रिव्यू प्रोसेस से मुंसलिक कर दी थी। और अगेन वहाँ पे बहुत से लोग जो थे उनको शायद ग्रांट उस तरीके से नहीं मिल रही थी जैसे मिलनी चाहिए, लेकिन तारिक का ये ख्याल था कि इसकी जो वैल्यू फॉर मनी है और जो इम्पैक्ट है उसको देखा जाना चाहिए। इसी तरह से जो जर्नल्स थे, जर्नल्स को उन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस पे उसकी एक इंडेक्सिंग और उसके एक मेरिट जो है वो बना दिया। और हमें मालूम है कि जो एक नया सिस्टम आया था जिसके उस वक्त मेरिट्स थे कि जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स लिखने की तरफ तवज्जो करें, लेकिन वो उस लिखने के चक्कर में उसमें जब तक आप जर्नल की रैंकिंग नहीं करते हैं और जर्नल की एक साइंटिफिक रैंकिंग नहीं करते हैं तब तक शायद वो लिखा हुआ जो है उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो एक तो तारिक ने वो चीज़ जो थी वो उस पर इंट्रोड्यूस करवा दी, और वहाँ पे भी बहुत से लोग जो हैं उनकी प्रमोशंस पे लामहला
असर पड़े अगर उन्होंने उन क्वालिटी जनरल्स पे प्रोड्यूस नहीं किया जो कि कोट एंड कोट HEC की क्वालिटी थी। इसी तरीके से स्कॉलरशिप्स और स्पेशली अमेरिका के जो स्कॉलरशिप थे उसमें एक शर्त रख दी थी कि टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में जब तक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा तब तक उसको स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। उसके लिए GRE करना ज़रूरी ठहरा ताकि आपका वो जो अंडर ग्रेड है वहाँ से बच्चे इस तरह के आए जो कि GRE करें और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें। स्टूडेंट्स में भी इससे बेचैनी जो है वो फैली। एक और जो तारिक ने स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की वो इस वक्त बहुत से एरिया स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस और इंडिपेंडेंट सेंटर्स बने हैं जिनको के पैसे मिलते चले जा रहे थे और तारिक ने एक जगह पे आके पुट इज़ फुट डाउन कि जी इन सेंटर्स को पैसे तब मिलेंगे जब ये अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे, यानी अगर उनका इम्पैक्ट नहीं है तो फिर उनको पैसे जो हैं वो किस चीज़ के दिए जाए। तो जो 2 सेंटर्स अगर हम देखें पिछले सालों में तो जो टोटल 3 अरब रुपया जा रहा था इन सेंटर्स में पिछले साल में, उसमें से एक लाइन्स शेयर मेजर शेयर जो है वो तो HEJ जो इंस्टीट्यूट है हायर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री का रिसर्च का उसको जा रहा था और तारिक ने वहाँ पे अगेन उसने कहा था कि जी इस सेंटर का जब तक इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा तब तक इसको फर्दर फंडिंग जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से कुछ ऐसे ये चीज़ें थीं जो कि एक तरफ ये हो सकता था कि आप स्पेंडिंग किए चले जाएं और इम्पैक्ट को उसको इग्नोर कर दें, दूसरी तरफ ये था कि स्पेंडिंग को कर्टेल करें, क्वालिटी और इम्पैक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। और तारिक ने अपने टर्नओवर में क्वालिटी पे फोकस करने की कोशिश की। वो कितना कामयाब थे कितने कामयाब नहीं थे ये तो बाद में डिसाइड होगा जब आप इसको कोई भी ऑब्जेक्टिवली नॉन क्रिटिकल तरीके से इसके असेसमेंट करेगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें हायर एजुकेशन कमीशन को सिस्टम को थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसमें हमें एक बैलेंस लेके आना है क्वालिटी और पैसों का। और हमें ये भी देखना है कि क्या वजह है कि तकरीबन तमाम चेयरपर्सन इंक्लूडिंग द फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उनसे भी रिज़ाइन दिया गया था, although कि उनको बड़ा सरमोनियस वेलकम दिया गया लेकिन उनसे रिज़ाइन मांगा गया था और उन्होंने रिज़ाइन दिया। तो क्या वजह है कि हर किसी को यूँ जाना पड़ता है? तो सिस्टम में कहाँ पे ख़राबी है? लोगों में ज़ाहिर है हर एक में ज़ाती कमज़ोरियाँ होती होंगी और हैं तो वो तो अपनी जगह, लेकिन सिस्टम को किस तरीके से ओवरऑल करना है और हमें कैसे ये इंश्योर करना है कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो ना सिर्फ हम जो क्वालिटी ग्रेजुएट्स पैदा कर सकें इस मुल्क में बल्कि अपने हायर एजुकेशन को एट पार लेके आ सकें जो हमारे कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मुकाबला तो करने की हम पोजीशन में हो। इस वक्त तो आपके पास गिनती के 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके बाद फिर सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस वक्त इंडिजिनस वो तकरीबन दूसरी रैंकिंग में आती हैं। तो अभी एक टाइम वक्त है हमारे पास इसको भी सिचुएशन को देखने का कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इस ऑर्डिनेंस को चेंज करने से, और ये भी देखने का कि हम सिस्टम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और हम कैसे इंश्योर करें कि जिन अच्छे टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल लोगों को हम लेके आते हैं अपनी हायर एजुकेशन कमीशन की सरबराही के लिए, हम उनकी सलाहियतों से बेस्ट जो पॉसिबल है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकें। अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसमें सिस्टम का भी उतना ही कसूर है जितना कि उन लोगों का शायद जिनको कि हम लेके आते हैं, सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू।